हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप और पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप मैंने एक होमवर्क दिया था आपको, वो होमवर्क आपने कर लिया होगा। सो दिस वाज द होमवर्क दैट वाज गिवन और इसको डिस्कस करते हैं। पर सबसे पहले आप मुझे एक चीज बता दो, क्या मैं ऑडिबल और विजिबल हूं? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? मुझे भी पता नहीं चल पा रहा है। 1 सेकेंड, लेट मी ऑल्सो चेक। ठीक है ठीक है ठीक है। Am I audible? Audible. I think I am audible also. Okay, yes, Avni is here. Good afternoon. Hi Avni, how are you? Homework कर लिया? होमवर्क कर लिया? मैंने एक होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में। Ketki, I was waiting for you to come to the chat box section. I have tried to load the notes on the Google Drive, something that is the link is pinned, जहाँ पर आपको सारे notes मिलते हैं, बट मेरे एंड से कुछ एरर हो रहा है, आई डोंट नो व्हाट, सो आई ट्राई लोडिंग ऑल द नोट्स बाय टुडे। बाकी मैंने टेलीग्राम चैनल पे सारे नोट्स जो है वो अपलोड कर दिए हैं। ओके अवनी, होमवर्क कर लिया? वेरी गुड अवनी। बाकी सबको भी आने दो, धीरे धीरे फिर अपन होमवर्क को डिस्कस करते हैं। मीन टाइम वील स्टार्ट विद नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल एंड वी विल स्टार्ट विद व्हाट? राइबोसोम। वील स्टार्ट विद राइबोसोम। सो आवर डिस्कशन इज नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स एंड इसके बाद सिर्फ न्यूक्लियस बचेगा। सो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक थर्सडे तक, है ना? थर्सडे कोई आती है ना मेरी क्लास? हाँ, थर्सडे तक आई वुड बी, थर्सडे, हाँ, व्हेनेवर इज माय नेक्स्ट क्लास, मतलब 2 क्लासेस के बाद अपन सेल चैप्टर को खत्म करेंगे। दैट मीन्स नेक्स्ट वीक जब सैटरडे आएगा, सो वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे हिसाब से जो सेल चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है NSE-JS के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस PYQs, ये सारी चीजें मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगी। दी स्पायर, गुड आफ्टरनून। ठीक है, सो वील स्टार्ट विद राइबोसोम। नाउ राइबोसोम्स के बारे में नोट्स बनाते चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सो इट इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, it is a non-membrane bound cell organelle। इसकी भी अगर हिस्ट्री को देखें, सेल का वेटेज बहुत है, सेल से काफी क्वेश्चंस आते हैं। प्रीवियस ईयर का जो पेपर हुआ था NSE-JS का, उसमें भी अराउंड 4 क्वेश्चंस थे सेल चैप्टर से, तो वेटेज काफी है इस चैप्टर का। प्लस दिस चैप्टर फॉर्म्स द बेस ऑफ योर इंटायर बायोलॉजी, तो जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे उसका बेस आपको कहीं ना कहीं सेल से ही मिलेगा। ठीक है, these notes are Pratik, hi. These notes are a mixture of Truman, NCERT and Campbell all. ठीक है, तो ये सबका एक मिक्सचर ही चल रहा है। ओके, द एस्पायर। चलो, अगर अपन इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बात करें, है ना, डिस्कवरी एंड हिस्ट्री। सो इट वाज फर्स्ट टाइम आइसोलेटेड बाय Claude from the cytoplasm। सबसे पहले क्लॉड ने इन्हें आइसोलेट किया था फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ही नेम्ड इट एज माइक्रोसोम्स। ही नेम्ड इट एज माइक्रोसोम्स। फिर एक साइंटिस्ट आए थे, रॉबिन्सन एंड ब्राउन। They observed the ribosome in the plant cell। उन्होंने राइबोसोम को सबसे पहले स्टडी किया था इन द प्लांट सेल। ठीक है, फिर इसके बाद पैलेड आए, इन्होंने राइबोसोम को स्टडी किया एनिमल सेल में और पैलेड ने ही नेम दिया राइबोसोम। ठीक है, therefore राइबोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड एज पैलेट पार्टिकल्स। राइबोसोम को इसीलिए पैलेट पार्टिकल्स भी कहा जाता है। ठीक है, सो दिस इज द ब्रीफ हिस्ट्री।
तो जनरली हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चन नहीं आता है, मैं बार बार रिपीट कर चुकी हूँ, फिर भी अपन जब इतना पढ़ रहे हैं तो एक दो चीजें एक्स्ट्रा पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। नाउ वेयर आर राइबोसोम्स फाउंड? ठीक है, सो इट इज प्रेजेंट इन बोथ prokaryotes and eukaryotes. Last slide, लो देख लो। अवनी डन? डन? Also seen in organelles like mitochondria and plastid. In plastid, mitochondria and prokaryotes, the type of ribosome present is 70S, whereas in eukaryotes the type of ribosome present is 80S. यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक सब कुछ क्लियर है? ये सारी चीजें अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई अपने को प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है। यहां तक क्लियर है सारी चीजें? अगर मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर मेमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया पूछा जाए तो वहां पर 55S होगा, बट इन जनरल अगर माइटोकॉन्ड्रिया पूछा जाएगा तो आंसर इसका 70S जाएगा। क्लियर है ये बात? यहां तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब राइबोसोम जो है इट इज कॉल्ड एज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। इसको बोला जाता है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। इसको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट इज मेनली मेड अप ऑफ rRNA प्लस प्रोटीन एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये किसका बना हुआ है? ये rRNA प्लस प्रोटीन का बना हुआ है। ये बात यहां तक समझ में आ गई? अपन जब प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम डिस्कस कर रहे थे तब भी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो राइबोसोम है, सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन ने एक चीज पढ़ी थी, राइबोसोम कंसिस्ट्स ऑफ टू सब यूनिट्स। It consists of two subunits. One is called as the large subunit and the other is small subunit. ये बात मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस करी थी। अगर मैं बात करूं 70S की तो 50S प्लस 30S, और अगर मैं बात करूं 80S की देन इट इज 60S प्लस 40S, ठीक है। ये चीजें आपको, ये बात आपको मालूम है, ठीक है। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? स्क्रीन इज नॉट क्लियर, इज इट? अवनी, निलय, केतकी, इज द स्क्रीन नॉट क्लियर? प्लीज लेट मी नो। मतलब मुझे मेरे फोन पे तो क्लियर दिख रहा है। कंसेप्ट समझ में आ गया? दैट इज ओके। इज द स्क्रीन नॉट क्लियर टू यू ऑल? कंसेप्ट तो मैं फिर समझा दूंगी, कोई इशू नहीं है, बट इफ द स्क्रीन इज नॉट क्लियर देन प्लीज लेट मी नो। गुड आफ्टरनून क्रिश, क्लियर है? नो इट इज क्लियर। क्रिश, इज द स्क्रीन क्लियर? चलूं आगे? स्क्रीन इज क्लियर, ओके ओके ओके। नाउ जो राइबोसोम है दैट इज बेसिकली मेड अप ऑफ rRNA एंड प्रोटीन, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। यहां तक सारी चीजें क्लियर है और ये कंसेप्ट अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर मैं बात करूं अबाउट 70S राइबोसोम, ये कंसेप्ट नया है आपके लिए। अगर मैं बात करूं 70S की
और अगर मैं यहां पे बात करूं 80s की, सो यहां पर द कॉम्पोजिशन या द कंसेंट्रेशन या द परसेंटेज ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन इज डिफरेंट। और ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से आप नोट डाउन करना। 70s के अंदर अराउंड 60 to 65% 60 to 65% आरएनए प्रेजेंट है, वेयर एज इन 80s अराउंड 45% इज आरएनए। ठीक है, अगर मैं बात करूं 70s की, तो यहां पर अराउंड 40 to 45% प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, और यहां पर अराउंड 55% प्रोटीन प्रेजेंट है। सो यहां पर अगर अपन 80s और 70s के कॉम्पोजिशन को देखें, तो 70s के अंदर आरएनए का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, प्रोटीन का कंसेंट्रेशन कम है। और यहां पर अगर अपन देखें तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर क्वांटिटीज में प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा वेरिएशन यहां पर प्रेजेंट नहीं है। कॉकरोच, हेलो। ठीक है, अब यहां पर आरएनए की अगर बात करें, यहां पर जो 60 to 65% आरएनए है, उसके सब यूनिट्स देखो, यहां पर प्रेजेंट होगा 23s, प्रेजेंट होगा 5s, और यहां पर प्रेजेंट होगा 16s, जिसमें से ये दोनों जो हैं ये प्रेजेंट होंगे लार्ज सब यूनिट में, और ये प्रेजेंट होगा स्मॉलर सब यूनिट में। क्या ये कंसेप्ट यहां पर समझ में आया? क्या ये चीज यहां पर क्लियर है? क्लियर है ये बात? यहां पर अगर अपन आरएनए की बात करें तो यहां पर प्रेजेंट होगा 28s, 5s, 5.5s, और यहां पर प्रेजेंट होगा 18s। ये तीनों जो है ये प्रेजेंट होंगे लार्ज सब यूनिट में, और ये जो 18s है ये प्रेजेंट होगा स्मॉलर सब यूनिट में। क्या ये कंसेप्ट यहां पर समझ में आ गया? क्लियर है ये बात? क्लियर है? यहां पर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो कि मैम ये पॉइंट समझ नहीं आया। इज इट क्लियर? आगे चलूं? चमक गया अपनी, वेरी गुड, क्लियर। आगे चले, ठीक है। अब बात करते हैं, इसकी कॉम्पोजिशन की बात हो गई, अब यहां पर बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की। अब स्ट्रक्चर जब भी अपन राइबोसोम का बनाते हैं, स्ट्रक्चर जब भी अपन राइबोसोम का बनाते हैं, तो अपन जनरली क्या कर देते हैं, ऐसी एक लार्ज यूनिट बना देते हैं और उसके ऊपर एक छोटी यूनिट बना देते हैं। इस तरीके से राइबोसोम बन जाता है, और यही सबसे कॉमन तरीका है इसको डिपिक्ट करने का। बट जब अपन इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर को देखते हैं, इसको डिटेल में जब स्टडी करते हैं, तो लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट जो है वो एक्चुअली में ऐसी नहीं होती हैं। इनका स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लिकेटेड है, एंड लार्जर सब यूनिट एंड द स्मॉलर सब यूनिट हैज डिफरेंट पार्ट्स। तो पहले मैं पार्ट्स के नाम लिख देती हूं और फिर मैं डायग्रामेटिकली आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरीके से प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो द लार्जर सब यूनिट कंसिस्ट्स ऑफ, यहां लिख रही हूं मैं, it consists of a ridge, it consists of a protuberance, ठीक है, and it consists of a stalk. Whereas the smaller subunit consists of a platform, it consists of a head, it consists of a cleft and it consists of a base. तो ये सारे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं कहां पर? ये सारे पार्ट्स प्रेजेंट है लार्ज सब यूनिट में, और ये वाले पार्ट्स प्रेजेंट है आपके स्मॉलर सब यूनिट पर। इनकी डिटेल अपने को नहीं जाननी है कि प्लेटफॉर्म क्या है, बेस क्या है, रिज क्या है, प्रोटूबरेंस क्या है, उन सब की डिटेलिंग में अपने को नहीं जाना है। बस हाँ, ये पार्ट्स हमको पता होने चाहिए। इसी को मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाती हूं कि ये बेसिकली दिखते कैसे हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द स्मॉलर सब यूनिट, दिस इज द बिग सब यूनिट या लार्जर सब यूनिट। यहां पर देखो, दिस इज द प्रोट्यूबरेंस, दिस इज द स्टॉक, राइट,
एंड दिस इज द रिज। तो ये 3 पार्ट है। यहां पर देखो, ये इसका हेड है, ये इसका प्लेटफॉर्म है, और ये इसकी क्या प्रेजेंट है, दिस इज द क्लेफ्ट and this is the base. So these are the structures of the prokaryotic ribosome, जिसमें लार्ज सब यूनिट के 3 पार्ट है, प्रोटूबरेंस, स्टॉक एंड रिज, whereas जो स्मॉल सब यूनिट है उसके 4 पार्ट है, हेड, क्लेफ्ट, प्लेटफॉर्म एंड बेस। और ये जो स्मॉलर सब यूनिट है ये लार्जर सब यूनिट के ऊपर अटैच हो जाता है। क्या ये स्ट्रक्चर क्लियर है? इज द स्ट्रक्चर क्लियर टू यू ऑल? इज द स्ट्रक्चर क्लियर? आगे चले। बस ये नाम आपको पता होने चाहिए, बस इससे ज्यादा अपने को इसमें कुछ नहीं देखना है, ठीक है। अब देखते हैं कि यहां पर एक्चुअली हो क्या रहा है। एज वी ऑल नो, राइबोसोम जो है इट इज द मेन साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम मेनली प्रोटीन सिंथेसिस के काम में आता है, या फिर राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्रीज भी बोलते हैं। तो राइबोसोम जो है इसका मेन काम क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस। इट इज ऑल्सो नोन एज फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। अब ध्यान से समझना बात, देखो ये लार्जर सब यूनिट है, ठीक है। इस लार्ज सब यूनिट में यहां पर एक टनल प्रेजेंट है, दिस इज द टनल विच इज प्रेजेंट, ठीक। अब यहां पर 3 साइट्स प्रेजेंट हैं। नहीं, डिटेल नहीं आएगा, डिटेल नहीं आएगा प्रतीक, डोंट वरी। यहां पर 3 साइट्स प्रेजेंट हैं। ए साइट प्रेजेंट है, पी साइट प्रेजेंट है, और यहां पर एक ई साइट प्रेजेंट है, और यहां पर एक टनल प्रेजेंट है। यहां समझ में आया? जो लार्जर सब यूनिट है उसके पार्ट्स आपने देख लिए कि उसमें क्या प्रेजेंट है। वहां पर एक रिज प्रेजेंट है, एक प्रोटूबरेंस प्रेजेंट है, एक स्टॉक प्रेजेंट है, ये सारी चीजें प्रेजेंट है, दैट इज इट्स स्ट्रक्चर। बट इसका मेन काम क्या है? ये मेन काम है प्रोटीन सिंथेसिस का। इस प्रोटीन सिंथेसिस के लिए लार्जर सब यूनिट के ऊपर 3 साइट्स प्रेजेंट है, ए साइट, पी साइट और ई साइट। कंटिन्यू करूं, यहां तक समझ में आ गया है? अब ये जो ए साइट है, इस ए साइट को बोला जाता है एक्सेप्टर साइट, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अमीनो असाइल साइट। इसको क्या बोला जाता है? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अमीनो असाइल साइट। अब ये अमीनो असाइल साइट क्या करेगी? इट एक्सेप्ट्स द अमीनो एसिड। ये क्या एक्सेप्ट कर रही है? इट इज एक्सेप्टिंग द अमीनो एसिड एंड बाइंड्स इट विथ टीआरएनए। ये किसके साथ इसको बाइंड कर देती है? टीआरएनए के साथ बाइंड करती है, या इट एक्सेप्ट्स द अटैचमेंट ऑफ अमीनो एसिड विद द टीआरएनए। अब यहां पर एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, प्रोटीन सिंथेसिस को अपन डिटेल में देखेंगे। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आरएनए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आरएनए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हमारे पास 3 टाइप के आरएनए प्रेजेंट होते हैं। एक होता है हमारे पास मैसेंजर आरएनए, एक होता है मैसेंजर आरएनए जिसको एमआरएनए कहते हैं, एक होता है आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए, और एक होता है टीआरएनए विच इज कॉल्ड एज ट्रांसफर आरएनए। तो ये 3 आरएनए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। एमआरएनए जो है ये डीएनए से जब आरएनए बनता है, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, तो ये आरएनए जो है ये कौन सा आरएनए होता है? ये एमआरएनए होता है। आरआरएनए वो है जो न्यूक्लियोलस से आ रहा है, जो कि राइबोसोमल आरएनए है। टीआरएनए होता है ट्रांसफर आरएनए, और ये ट्रांसफर आरएनए कहां प्रेजेंट है? ये हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। तो ये 3 आरएनए जो हैं ये मिलकर प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो यहां पर इस ए साइट पर जो टीआरएनए है वो बाइंड होता है अमीनो एसिड के साथ, और फिर जो है प्रोटीन सिंथेसिस की चेन स्टार्ट होती है। अब आता है पी साइट। पी साइट, पी साइट को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्डिंग साइट। ये वो साइट है जहां पर पेप्टाइड बॉन्ड्स, दिस इज द साइट वेयर
पेप्टाइड बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। अब जब भी प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो एक अमीनो एसिड दूसरे से जुड़ेगा, तीसरे से जुड़ेगा, चौथे से जुड़ेगा, इस तरीके से अमीनो एसिड जुड़ते चले जाएंगे। सो द बॉन्ड बिटवीन द टू अमीनो एसिड इज कॉल्ड एज द पेप्टाइड बॉन्ड। तो जो पी साइट है वहां पर अमीनो एसिड्स जो हैं वो एक अमीनो एसिड से दूसरे अमीनो एसिड से तीसरे अमीनो एसिड पर जुड़ते चले जाएंगे और अमीनो एसिड की एक लंबी चेन बनती चली जाएगी एंड दैट वुड अल्टीमेटली रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। क्या ये पॉइंट यहां तक समझ में आ गया है? क्लियर है ये बात? क्लियर? अब आते हैं अपन ई साइट के ऊपर। E site is called as the exit site. E site is called as the exit site. ये वो साइट है जहां से tRNA is removed. यहां से tRNA जो है वो रिमूव हो जाता है, whereas A साइट जो है वहां पर tRNA बाइंड करता है आपके अमीनो एसिड से। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या ये क्लियर है? अब बचा ये टनल। इस टनल से जो भी प्रोटीन बना है, whatever protein is formed, the protein is passed to ER. जो प्रोटीन है वो ER के जो सिस्टर्ने हैं उसके अंदर उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है एंड देन इट इज sent to the Golgi body where it is packaged and the packaged protein is sent to the different parts of the cell. क्या ये पॉइंट यहां पर क्लियर है? चमक गया? चमक गया क्या ये पॉइंट? चले आगे। सो दिस इज द साइट्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द लार्जर सब यूनिट ऑफ योर राइबोसोम। अब इसके ऊपर यहां पर प्रेजेंट है स्मॉलर सब यूनिट। अब इसके ऊपर यहां प्रेजेंट है स्मॉलर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट के अंदर एक ये छोटा सा ऐसे गैप लाइक स्ट्रक्चर है। दिस इज द साइट वेयर mRNA इज बाउंड। ये वो साइट है जहां पर mRNA बाउंड होता है। सो दिस इज योर rRNA, दिस इज योर mRNA। mRNA कुछ इस तरीके से यहां पर mRNA कुछ इस तरीके से यहां पर प्रेजेंट होगी। दिस इज योर लार्जर सब यूनिट वेयर tRNA इज प्रेजेंट एंड द कोडिंग ऑफ द प्रोटीन इज डन। अमीनो एसिड्स के साथ जो प्रोटीन की कोडिंग है वो होती चली जाएगी एंड लॉन्ग चेन ऑफ प्रोटीन इज फॉर्म विच इज पास थ्रू दिस टनल एंड द empty tRNA, the used tRNA is again sent back to the cytoplasm. क्लियर है ये बात? समझ में आ गया यहां तक? आगे चले आगे। सो दिस इज फॉर योर रेफरेंस कि ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब अपन एक पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार देख लो। ऐसे लिखते हैं इसको, टू टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट in two types of ribosomes are present in eukaryotic cell. One is free ribosome. Free ribosome is present in the cytoplasm, whereas fixed ribosome Ma'am, I wanted to ask you that has any of your students ever cracked NSE-JS in 6 months? Yes, many students have cracked Dibyan, and many of my students have represented India internationally also and they have got gold medal also. ठीक है? Clear? And many of my students have reached till the OCSC as far as biology Olympiad is also concerned. Okay? Free ribosome is present in the cytoplasm, whereas fixed ribosome is attached. It is attached to endoplasmic reticulum and
आउटर सरफेस ऑफ न्यूक्लियस, और यहां पर जो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है इनकी बाइंडिंग के लिए दैट इज राइबोफोरिन। तो राइबोफोरिन की मदद से जो लार्जर सब यूनिट है वो अटैच्ड होता है ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस। क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है? No, I completely understand, Divyan. You are not meaning to say anything bad, obviously. Did my answer reflected anything bad to you? अवनी हो गया क्लियर? ठीक है। अब ये जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं ना, दे आर रिस्पॉन्सिबल, फ्री राइबोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन, और स्ट्रक्चरल प्रोटीन में आते हैं केराटिन, कोलाजन आ जाता है यहां पर आप लिख सकते हो एक्टिन, मायोसिन। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? हमारे स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हो जाएंगे। वेराज जो फिक्स्ड राइबोसोम है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ये क्या बनाते हैं यहां पर? ये बनाते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन में आते हैं हीमोग्लोबिन आ गया, यहां पर इंसुलिन आ गया, यहां पर इम्यूनोग्लोबिन्स आ गए। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गई बात? यहां तक कोई डाउट? ई साइट, पी साइट, ए साइट में एनीथिंग दैट इज ट्रबलिंग यू, एनीथिंग विच इज नॉट क्लियर टू यू, प्लीज लेट मी नो हियर ओनली। तो कि उसको अपन अभी डिस्कस कर ले, नहीं तो फिर अपन आगे चलेंगे। अवनी, प्रतीक, क्रिश, चले आगे। हाँ, यहां देख लो एक बार, ये प्रोटीन सिंथेसिस का डायग्राम है। दिस इज द स्मॉलर सब यूनिट, टू द स्मॉलर सब यूनिट इज अटैच्ड द mRNA, राइट? सो दिस इज द tRNA, दिस इज द लार्जर सब यूनिट। यहां पर 3 साइट प्रेजेंट होंगी, ए साइट, पी साइट और ई साइट। ठीक है, तो पी साइट पर देखो अमीनो एसिड की चेन बनती चली जा रही है, प्रोटीन बनते चले जा रहे हैं। ई साइट से tRNA एग्जिट हो जाएगा और यहां पर अटैचमेंट होगा, नो डाउट। चलिए, वेरी गुड, चलो आगे चलते हैं। Now we'll talk of the structure of cilia and flagella, but before discussing the structure of cilia and flagella, we need to discuss about a very important topic that is called as the cytoskeletal elements. ठीक है, cytoskeletal elements. Okay, क्या डाउट है? 1 सेकेंड। Shiv Shankar ma'am, school studies are disturbed with NSCJS preparation in my school. I score good in science but in other subject less than average. इसके ऊपर मुझे काफी सारे इश्यूज आ रहे हैं। शिव शंकर, एक और स्टूडेंट है, मैं उसका नाम मिस कर रही हूँ, उसने भी मुझसे ये चीज काफी बार पूछी है दैट हाउ टू मैनेज स्कूल स्टडीज अलोंग विद NSCJS प्रिपरेशन। आई नो इट इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट बिकॉज आपको बहुत डिटेल में साइंस पढ़नी पड़ती है। सो फॉर दिस आई नीड टू नो योर स्कूल के आवर्स, what is your schedule like, do you go to any coaching, the amount of homework that you are getting from the school, ये सारी चीजों का एक बार मुझे एक brief overview मिल जाएगा, then I would be in a better position to help you. हाँ, I know अवनी, प्रतीक, ये प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में, जब कमेंट बॉक्स में आप मुझे एक बार अपना शेड्यूल दे दो कि मैम हमको मंडे टू फ्राइडे स्कूल जाना पड़ता है या मंडे टू सैटरडे स्कूल जाना पड़ता है, दीज आर द आवर्स ऑफ द स्कूल, 8 to 2 स्कूल होता है, फिर कोचिंग होती है। एक बार आप मुझे अपना रूटीन बता दो, उसके बाद आई थिंक आई वुड बी इन अ बेटर पोजिशन टू हेल्प ऑल ऑफ यू ऑल। ठीक है, आई नो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम बट वी विल सॉर्ट इट आउट, डोंट वरी। ओके, हो जाएगा ये। ओके, नाउ साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स वो पार्ट्स हैं सेल के जो कि साइटोप्लाज्म को एक फ्रेमवर्क देते हैं, उसको एक रिजिडिटी देते हैं ताकि वो अपनी शेप को मेंटेन कर सके और कोलैप्स ना हो जाए। ठीक है, इट विल बेसिकली गिव अ फ्रेमवर्क टू द साइटोप्लाज्म
और उसको एक प्रॉपर शेप के अंदर मेंटेन कर रखेगा। ऐसे एलिमेंट्स को हम साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब इन साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स में मेनली जिन दो स्ट्रक्चर्स के बारे में अपन बात करेंगे, इट वुड बी माइक्रोट्यूब्यूल, और यहीं पर अपन डिस्कस कर लेंगे माइक्रोफिलामेंट्स। ठीक है, सो वील टॉक ऑफ टू साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स, दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट्स। और यहां पर ज्यादा एम्फेसिस अपना माइक्रोट्यूब्यूल्स को समझने के लिए रहेगा, क्योंकि जब एक बार माइक्रोट्यूब्यूल समझ में आ गया तो फिर सीलिया फ्लैजिला का स्ट्रक्चर और सेंट्रोजोम का जो स्ट्रक्चर है, जैसे प्रतीक बोलता है इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, बिल्कुल वैसा लगेगा। इट वुड बी वेरी इजी। ठीक है, तो पहले इसको एक बार अपन समझ लें। नाउ दीज माइक्रोट्यूब्यूल्स आर, दे आर होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। ये कैसे है? ये होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है एंड दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। और ये यहां से कैसा है? होलो है। वेयर एज जो माइक्रोफिलामेंट्स है, ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। इट इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर एंड इट इज नॉट हॉलो। ये हॉलो नहीं है, ये सॉलिड है। इट इज सॉलिड। ठीक, माइक्रोट्यूब्यूल इज मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, वेयर एज इट इज मेनली मेड अप ऑफ actin and also मायोसिन। ठीक है, अब अगर अपन माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें और इसके एक सेक्शन को देखें, तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व हियर इज, इस तरह से अगर मैं इसको देखूं, सो दिस इज बेसिकली मेड अप ऑफ 13 प्रोटोफिलामेंट्स। 3 4 5 6 7 8 9। It is basically made up of 13 protofilaments. अब ये प्रोटोफिलामेंट्स क्या होते हैं इसको अपन देखते हैं, ध्यान से देखो। इसको अगर अपन ऐसे बना के देखें तो यहां पर 2 टाइप ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट है, 2 टाइप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन्स प्रेजेंट है। ठीक है, 2 टाइप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट है, जो कि एक ऑल्टरनेट मैनर में प्रेजेंट होते हैं। ऑल्टरनेट मैनर में प्रेजेंट मतलब एक बार एक की चेन, एक बार एक की चेन, एक बार एक की चेन। लेट अस ड्रॉ वन मोर चेन हियर। ठीक है, सो द येलो वन इज कॉल्ड एज अल्फा चेन एंड द अदर वन इज कॉल्ड एज द बीटा चेन। तो यहां पर अल्फा ट्यूबुलिन प्रोटीन और बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन दोनों यहां पर प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर प्रेजेंट इन ऑल्टरनेट फैशन। एक बार अल्फा की चेन है, एक बार बीटा की, फिर अल्फा की और फिर बीटा की। ठीक है, तो अब अगर अपन यहां पर इसको अगर अपन ऐसे देखें, सो दिस इज वन थ्रेड and this one thread is called as protofilament. This one thread is called as protofilament. ठीक है, तो ऊपर से जब हम देखते हैं तो हमको ऐसे 13 प्रोटोफिलामेंट्स देखने के लिए मिलते हैं, और 13 प्रोटोफिलामेंट्स जो हैं दे आर लॉन्ग थ्रेड ऑफ अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? क्या ये पॉइंट यहां पर समझ में आया है? प्रतीक, अवनी, शिवशंकर, दिव्यान, क्या ये चीज क्लियर है? अगर समझ में आ गई है तो बल्ब जला दो। यहां पर क्या प्रेजेंट है? यहां पर जो माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है, दैट माइक्रोट्यूब्यूल इज अ होलो ट्यूब एंड इट इज मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। जब हम इसके एक स्ट्रक्चर को देखते हैं तो आपको 13 प्रोटोफिलामेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। व्हेन वी गो इनटू द अल्ट्रा स्ट्रक्चर, देन वी फाइंड दैट इट इज बेसिकली अ डायमेरिक स्ट्रक्चर। बाय डायमेरिक स्ट्रक्चर आई मीन दैट यहां पर
टू ऑल्टरनेट चेन्स प्रेजेंट है, एक अल्फा ट्यूबुलिन प्रोटीन की, एक बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन की। जब हम उसे ऊपर से देखते हैं, सो वी गेट वन लॉन्ग थ्रेड जिसमें एक अल्फा, एक बीटा, एक अल्फा, एक बीटा, एक अल्फा, एक बीटा, ऐसे ट्यूबुलिन प्रोटीन्स अरेंज्ड है, एंड दैट वन थ्रेड इज कॉल्ड एज प्रोटोफिलामेंट। तो जनरली जब हम ऊपर से देखते हैं तो हमें 13 प्रोटोफिलामेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है? येलो आप किसी को कुछ भी मार्क कर सकते हो। आई हैव मेड येलो एज अल्फा एंड व्हाइट वन एज बीटा। सो अल्फा और बीटा की ऑल्टरनेट चेन्स है एंड इट looks like a thread, one single thread, and that one single thread is called as protofilament. And generally we talk of microtubules, so we generally talk of 13 protofilaments, और कई बार यहाँ पर आपको 10 प्रोटोफिलामेंट्स भी देखने के लिए मिलेंगे। You will find 10 प्रोटोफिलामेंट्स also. So depending कि कितनी threads हैं उसके हिसाब से ये structure वेरी करेगा, but yes, the common point is that whether it is 13 protofilament or it is 10 protofilament, it is made up of alternate alpha and beta tubulin protein. Clear है ये? Clear हो गई ये बात यहां तक? Okay, it was almost like eating a piece of cake. Okay, very good. इसको एक बार अच्छे से बना देते ताकि आपका डायग्राम क्लियर हो जाए, है ना। वो स्ट्रैंड थोड़ी टेढ़ी हो रही थी मेरी। 1 सेकेंड। ठीक है, सो दिस वन और दिस वन, दिस इज अ प्रोटोफिलामेंट। क्लियर? ओके, सुव्रत का डाउट आया है सेल चैप्टर से हटके। मैम आई हैव अ डाउट देन दैट व्हेन ट्रिप्सिनोजन गेट्स एक्टिवेटेड एंटेरोकाइनेज टू फॉर्म ट्रिप्सिन। ओके सुव्रत, आप एग्जैक्टली क्या पूछना चाह रहे हो मुझे बताओ। टीबीबी सेल्स का फुल फॉर्म बताओ मुझे एक बार। आई विल आंसर द क्वेश्चन, है ना। कौन से सेल्स का रोल बताऊं मैं आपको, आप मुझे बताओ, आई विल डेफिनेटली टेल यू। ठीक है सुब्रत, ओपी, ठीक है, नो फॉर्म। मुझे आपका डाउट नहीं चमक रहा है ना। आप मुझसे एग्जैक्टली क्या पूछना चाह रहे हो, आप मुझे एक बार क्लियरली बताओ। नाउ दीज माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट वेयर? इट इज प्रेजेंट इन सीलिया, जिसके स्ट्रक्चर को अपन देखेंगे, इन फ्लैजेला, ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन दी बेसल ग्रैन्यूल। ये सारे स्ट्रक्चर्स को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो सीलिया फ्लैजेला को पढ़ने से पहले या बेसिकली सेंट्रोजोम को पढ़ने से पहले ये स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी था। इट इज ऑल्सो सीन इन केस ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, इट इज ऑल्सो सीन इन केस ऑफ एस्टर रेज। तो यहां पर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो सारे कैसे हैं? दे ऑल आर माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, when trypsinogen form, then how cells do their work at that time, that is how cell play role in it. बेटा एक बार जब ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन बन गया एंटेरोकाइनेज की मदद से, फिर ट्रिप्सिन क्या करता है, काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। फिर ट्रिप्सिन जो है वो आपके प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज को कार्बोक्सी पेप्टिडेज में कन्वर्ट कर देता है, और उसके बाद ये तीनों एंजाइम्स मिलके प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। सुव्रत, मैं ये नहीं समझ पा रही हूं, आप कौन से सेल्स का फंक्शन मुझसे पूछ रहे हो? आप पैनक्रियाटिक सेल्स का फंक्शन पूछ रहे हो या इंटेस्टाइनल सेल्स का फंक्शन पूछ रहे हो? मुझे वो समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं एक बार माइक्रोफिलामेंट्स की। माइक्रोफिलामेंट्स में मैंने आपको बता दिया रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, सॉलिड है, एंड इट इज मेनली मेड अप ऑफ एक्टिन। अब अगर एक्टिन के स्ट्रक्चर की बात करें, सो एक्टिन बना हुआ रहता है, द इंडिविजुअल यूनिट इज कॉल्ड एज दिस ग्लोब्यूलर प्रोटीन। इसको कहते हैं हम ग्लोब्यूलर प्रोटीन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जी प्रोटीन। ठीक है, अब ये जी प्रोटीन जो है ये जुड़ जुड़कर एक लंबी चेन बना देता है। ये जी प्रोटीन जो है ये मिलकर एक लंबी चेन बना देता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज एफ एक्टिन, और इट इज कॉल्ड एज
फिलामेंट ऑफ एक्टिन. सो दिस इज बेसिकली एफ एक्टिन. और ये कैसी है, ये अंदर से पूरी सॉलिड होती है. एंड दिस माइक्रोफिलामेंट इज मेनली प्रेजेंट इन आर मसल्स. ये हमारे मसल्स में प्रेजेंट होती है या फिर ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है एट द टाइम ऑफ सूडोपोडिया फॉर्मेशन. और ये सूडोपोडिया फॉर्मेशन में मदद करती है. तो बेसिकली हमारा जो एम्फेसिस है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स पर रहेगा. ओके, सुव्रत का डाउट आ रहा है. पैनक्रियाटिक सेल्स में उस टाइम कैसे सेल्स के ऑर्गेनेल्स एक्टिव होते हैं, दैट इज हाउ एट द टाइम माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म एक्ट एट दैट टाइम. सी, पैनक्रियाज डज नॉट प्ले ओनली रोल इन द डाइजेशन ऑफ फूड. पैनक्रियाज बहुत सारे हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है. ठीक है, तो उस टाइम पर अगर ब्लड, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स how your blood sugar levels are at that time. अगर blood sugar level high है तो इंसुलिन प्रोड्यूस होगा, blood sugar level low है तो ग्लूकागॉन प्रोड्यूस होगा. ठीक है, एंड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंटिन्यूज. वो साथ साथ में डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी वहां पर भेज रहा है. फिर अगर स्टमक से एसिडिक फूड आ रहा है तो वो वापस से सिक्रेटिन के एक्शन पर नॉन एंजाइमेटिक जूसेस भी भेज रहा है. सो द सेल्स आर बिजी एट द टाइम व्हेन द फूड इज बीइंग डाइजेस्टेड इन द डियोडेनम, बिकॉज उसको एक सिंगल काम नहीं है. आप मुझसे ये भी पूछ सकते थे कि मैम लिवर क्या करेगा उस टाइम पर. सो लिवर इज ऑल्सो बिजी इन परफॉर्मिंग एन नंबर ऑफ फंक्शंस, राइट. सुव्रत, आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू यू. अवनी, मैंने लिख दिया इट इज प्रेजेंट इन द मसल्स एज वेल इट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. ठीक है, यहां तक देखो, कोई डाउट है क्या, है ना. माइक्रोफिलामेंट्स इज प्रेजेंट इन माइक्रोविलाई ऑल्सो. ठीक, सुव्रत, यू स्टिल हैव अ डाउट इन इट? नो डाउट. ओके, तो आप अभी क्या पढ़ रहे हो, आप सेल पढ़ रहे हो मेरे साथ या आप डाइजेशन का चैप्टर पढ़ रहे हो? क्लियर, चले आगे. नाउ वी विल टॉक ऑफ now we will talk of cilia and flagella. Okay, so you are preparing for NSC-JS also. चलो, so सबसे पहले एक बार क्विकली डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन cilia and flagella, what are the different types of cilia and flagella, and then we will discuss the internal structure of cilia and flagella. It is okay, Suvrat, if you are in class 10, no issues. But I hope I have answered your question and you don't have that doubt in your mind now. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं नंबर की. तो सीलिया का नंबर जो है न्यूमरस इन नंबर, बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ऑन द इंटायर सरफेस प्रेजेंट होते हैं, वेयर एज फ्लैजिला इज 1 to few इन नंबर. ठीक है, सीलिया is present on the entire surface, whereas generally flagella is present on the anterior side. It is generally, अपन ऑलरेडी फ्लैजिला के टाइप्स पढ़ चुके हैं, एट्राइकस, पेरिट्राइकस, मोनोट्राइकस. ठीक है, बट जनरली अगर अपन फ्लैजिला की बात करें तो फ्लैजिला जो है वो एंटीरियरली प्रेजेंट होता है, आगे की डायरेक्शन में प्रेजेंट होता है. ठीक है, अब बात करते हैं सीलिया में. तो सीलिया का फंक्शन कैसे होता है? सो सीलिया जनरली वर्क्स by a stroke which is called as power stroke, and then there is a recovery stroke, whereas in case of flagella the movement is undulating type. ठीक है, अब पावर स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक क्या होता है इसको समझेंगे. आप सबने बोट की रोइंग देखी है ना, चप्पू चलाते हैं जब नाव में, या फिर स्विमिंग देखी है. तो स्विमिंग के केस में या नाव के चप्पू चलाने में एक कॉमन चीज जो है कि दैट यू आर फर्स्ट कटिंग थ्रू वाटर.
आप जब वाटर से कट करते हो, सो दैट स्ट्रोक इज कॉल्ड एज द पावर स्ट्रोक। अब आपने जब स्विमिंग करके हाथ से पानी को काटा, तो यू विल ब्रिंग बैक दी हैंड्स फ्रॉम द एयर एंड देन अगेन यू विल डू द पावर स्ट्रोक। तो जब आप हाथ को ऊपर से लेकर आ रहे हो, सो दैट स्ट्रोक इज कॉल्ड एज द रिकवरी स्ट्रोक। सेम इज विद रोइंग ऑफ बोट। जब आप चप्पू चलाते हो तो एक बार आप पानी से कट करते हो, फिर उसको ऊपर लेकर आते हो, देन यू कट इट अगेन। सो देयर आर टू स्ट्रोक्स, पावर स्ट्रोक एंड रिकवरी स्ट्रोक। सो एग्जैक्टली वैसे ही सीलिया फंक्शन करता है। वन इज द पावर स्ट्रोक एंड सेकेंड टाइम इट रिकवर्स एंड अगेन इट डूज द पावर स्ट्रोक। अगर आप हाथ से पानी को काटो और वापस पानी से ही हाथ को ले आओ, तो आप जितने आगे गए हो उतने ही आप पीछे आ जाओगे। नाव के चप्पू में अगर आप ऐसे ऐसे चलाते चले जाओगे तो आप यू विल रीच नोवेयर। सो देयर इज वन पावर स्ट्रोक एंड द अदर इज कॉल्ड एज द रिकवरी स्ट्रोक। दिस हेल्प्स यू टू मूव फॉरवर्ड। तो एग्जैक्टली जब ऑर्गेनिज्म सीलिया को यूज कर रहा है फॉर लोकोमोशन, तो वो क्या करेगा, एक पावर स्ट्रोक करेगा और एक रिकवरी स्ट्रोक करेगा। यहां तक समझ में आ गया? सुव्रत क्लियर है? अवनी, प्रतीक क्लियर? केतकी आर यू स्टिल हेयर और गॉन समवेयर? ठीक। बट इन केस ऑफ फ्लैजेला द मूवमेंट इज अंड्यूलेटिंग टाइप। अंड्यूलेटिंग मूवमेंट में क्या होता है, एक वेव लाइक मोशन होता है। सपोज दिस इज द सरफेस एंड दिस इज द फ्लैजेला विच इज अटैच्ड, सो इट विल मूव in a wave like fashion and the movement will go further. So this is how flagella moves. So this type of movement is called as undulating movement, whereas in case of cilia there is a power stroke and there is a recovery stroke. यहां तक चमक गया सबको? ओके, सुव्रत, दीपेश लेट हो गए, कोई बात नहीं दीपेश, इट इज ओके। What is the composition? सीलिया का composition is it is basically made up of tubulin protein, ठीक है। और उस tubulin protein में भी क्या क्या टाइप है, we will study the cross section। एंड सीलिया के दो टाइप होते हैं सुव्रत, देयर इज स्टीरियोसीलिया एंड देयर इज काइनोसीलिया। लेट मी कम ऑन टू दैट पार्ट, मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगी। यहां तक समझ में आया? एक और चीज आपको याद रखनी है कि सीलिया जब भी मूव करेगा तो सीलिया एक सिंक्रोनाइज पैटर्न में मूव करेगा, सारे सीलिया एक साथ काम करेंगे, वेराज फ्लैजेला का जो मूवमेंट है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो अपने हिसाब से काम करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सीलिया जो है it is used for locomotion also and it is also used for capturing the food, whereas flagella जो है ये सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैप्चरिंग ऑफ फूड के लिए फ्लैजेला रिस्पॉन्सिबल नहीं है, है ना। सीलिया कैसे फूड को कैप्चर करता है, ये वाटर के अंदर ना एक कोन टाइप क्रिएट कर देता है। जैसे आप ग्लास में पानी डाल दो, है ना, फिल हाफ ऑफ द ग्लास विद वाटर, एड शुगर और उसको चम्मच से चलाओ और छोड़ दो, सो एक कोन टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है। एग्जैक्टली सीलिया भी क्या करता है, अपने मूवमेंट से वाटर के अंदर एक टनल टाइप स्ट्रक्चर, एक कोन टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से वो फूड को कैप्चर कर लेता है। ऐसा वर्लिंग मूवमेंट फ्लैजेला के केस में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अवनी क्या हो गया? हाँ, ELP। सुव्रत, sorry ma'am, I have to go. Okay Suvrat, it is okay, you can always watch the recordings of the lecture। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। एनी डाउट्स अप टिल हियर? अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। टाइप्स ऑफ सीलिया एंड टाइप्स ऑफ फ्लैजेला। सीलिया बेसिकली दो टाइप का है, वन इज कॉल्ड एज स्टीरियोसीलिया एंड द अदर इज कॉल्ड एज काइनोसीलिया, whereas flagella is of two type, whiplash and tinsel type। चमक गया? चमक गया कंसेप्ट? ओके ओके, वेरी गुड, चमक गया। तो सुव्रत, आई थिंक आप एक बार टाइप्स ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला सुन के चले जाओ, ठीक है। चलो, जिसको चमक गया बहुत अच्छी बात है। चलो, स्टीरियोसीलिया वो सीलिया है विच विल शो नो मूवमेंट, ये मूवमेंट शो नहीं करेगी, वेरएज काइनोसीलिया विल शो
मूवमेंट। ठीक है, स्टीरियोसीलिया जो है, सपोज ये कोई सेल है, उसके ऊपर इस तरीके से इट इज नॉट शोइंग एनी मूवमेंट, वेयर एज इन केस ऑफ काइनोसीलिया इट इज शोइंग मूवमेंट। काइनोसीलिया जो है वो कहां प्रेजेंट है? सबसे कॉमन एग्जांपल ट्रेकिया, उसके बाद ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन, इसके बाद फेलोपियन ट्यूब। यहां पर जो सीलिया प्रेजेंट है वो कैसा है? काइनोसीलिया है। वेयर स्टीरियोसीलिया कहां प्रेजेंट होगा? सबसे कॉमन एग्जांपल गस्टेटरी सेल्स, वो सेल्स जो टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, तो हमारी टंग पर ये प्रेजेंट होते हैं एंड देन दे आर कनेक्टेड विथ द नर्व, जो कि हमारे ब्रेन के पास जाती है और टेस्ट के परसेप्शन में हमें हेल्प करती है। तो वहां पर मूवमेंट का कोई काम नहीं है, वो सिर्फ क्या करते हैं? वो सिर्फ एक रिसेप्टर के जैसे काम करते हैं, या फिर वो सिर्फ टेस्ट के परसेप्शन को लेते हैं, केमिकल्स को कैप्चर करते हैं एंड दे विद द हेल्प ऑफ द नर्व दे सेंड इट टू द ब्रेन। तो वहां पर लोकोमोशन का कोई काम नहीं है, वहां पर आपको किसी चीज को मूव करने की जरूरत नहीं है। सो वहां पर स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट है, वेयर एज काइनोसीलिया मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो प्रेजेंट है ट्रेकिया में। ट्रेकिया में अगर कोई फॉरेन सब्सटेंस चला गया तो सीलिया एक डायरेक्शन में बीट करता है, दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन, और वो उस चीज को बाहर निकालने की कोशिश करेगा। फेलोपियन ट्यूब में ये जो जाइगोट फॉर्म हो गया है उसके आगे के मूवमेंट में हेल्प करेगा। किडनी ट्यूब्यूल्स के केस में ये सरफेस एरिया बढ़ाएगा एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन, दैट इज जितना भी ग्लूकोज, अमीनो एसिड, जितनी भी यूजफुल चीजें उसके अब्जॉर्प्शन के लिए ये प्रेजेंट होगा आपकी किडनी ट्यूब्यूल्स में। ठीक है, okay, I have a doubt, how do we know that which cell organelles perform which of the function respectively? Indeed this is a very good question। हमें कैसे पता कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल क्या काम करता है? तो इसी के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी डिस्कवर की गई है, इसीलिए सेल फ्रैक्शनेशन डिस्कवर किया गया है और बहुत डिटेल में चीजों को समझा गया है, एक एक चीज को बहुत सालों से, एंड देन वी हैव कम टू अ कंक्लूजन दैट दिस इज वर्किंग लाइक दिस, दिस इज वर्किंग लाइक दिस। बट इट इज सेड कि ऐसे ऐसे काम हो रहा है, बट हर एक की बॉडी में उसी पैटर्न पे काम चल रहा है जैसा बुक्स के अंदर लिखा है, यू नेवर नो, है ना। सो बेस्ट एक्सेप्टेड थ्योरीज हैं जिनको आप साइंटिफिकली प्रूव कर पाए तो अपन काम करते चले गए और उस चीज को मानते चले गए। जैसे WBC के बारे में पता चला कि फैगोसाइटिक एक्टिविटी है, WBC को जब स्टडी किया गया तो उसके अंदर सबसे ज्यादा लाइजोसोम्स मिले, फिर लाइजोसोम्स को जब स्टडी किया तो उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिले, तो ये समझा गया कि लाइजोसोम्स ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डाइजेशन। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है दीपेश, यहां तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं विप्लैश की और टिंसिल की। विप्लैश फ्लैजिला सबसे कॉमन टाइप ऑफ फ्लैजिला है और ये एक हंटर के जैसे है। हंटर आपने देखा है, जो पीछे से ब्रॉड होता है और आगे जाके कैसा हो जाता है? नैरो हो जाता है। तो ये विप्लैश है जिसकी थिकनेस वेरी करती है, इट इज ब्रॉडर एट द बेस एंड टेपर्स जैसे जैसे ये आगे चलता जाएगा। सो दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ्लैजिला। टिंसिल में द थिकनेस इज सेम एंड इसकी सरफेस के ऊपर ऐसे कुछ प्रोट्रूजन्स हैं। टिंसिल इज रिलेटिवली लेस कॉमन इफ यू कंपेयर इट विद विप्लैश। टिंसिल जनरली प्रेजेंट होता है, कॉमन एग्जाम्पल जो इसके साथ एसोसिएट किया जाता है दैट इज ज़ूस्पोर्स ऑफ ब्राउन एल्गी। इट इज वेरी कॉमनली सीन इन केस ऑफ ज़ूस्पोर्स ऑफ ब्राउन एल्गी। तो इसके साथ इस एग्जाम्पल को जनरली एसोसिएट किया जाता है, क्लासिकल एग्जाम्पल है। और यहां पर द थिकनेस इज वेरिएबल। ठीक है, क्लियर है बात? यहां तक चमक गया? चमक गया सबको? चमक गया सबको तो बल्ब जला दो। सुव्रत, दीपेश, अवनी, निलय, चले आगे। नाउ वी विल टॉक ऑफ द स्ट्रक्चर। अब अपन बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। ओके ओके, बल्ब तो जला दो यार, वैसे बल्ब को इग्नोर मत करा करो, बल्ब जला दो, मुझे भी अच्छा लगता है। हाँ, मेरे कमेंट बॉक्स सेक्शन में दिवाली चल रही है। ठीक है,
अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर सिमिलर है। इट कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स, protoplasmic sheath and the exoneme, or it is also called as the axial filament. It is called as the exoneme or the axial filament. ओके ओके, ठीक है। अब ये जो एक्सोनीम या एक्सियल फिलामेंट है, इट इज प्रेजेंट इन 9+2 अरेंजमेंट। इट इज प्रेजेंट इन 9+2 अरेंजमेंट where these 9 are doublets of protofilament and 2 are present in the central region. इसको ऐसे लिख लो, doublets present in the periphery and 2 are present in the central region. ये है क्या बेसिकली? they are basically microtubules. So 9 microtubules in a doublet pattern is present in the periphery and 2 microtubules are present in the center. यहां तक समझ में आ गया है? यहां तक समझ में आ गया? तो अब इसका अपन एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और स्ट्रक्चर को डिटेल में समझेंगे। इसका स्ट्रक्चर अगर समझ में आ गया तो सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर काफी इजी हो जाएगा। समझे? स्टार्ट करें, चलो। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। पहले पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद सारी मार्किंग्स करेंगे और धीरे धीरे पूरे पार्ट को अपन समझेंगे। ठीक है, चलो। सेंटर में प्रेजेंट है 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स, C1 एंड C2। ठीक है, सेंटर में प्रेजेंट है, अपन ड्रॉ कर रहे हैं द एक्सियल फिलामेंट और द एक्सोनीम ऑफ सीलिया और फ्लैजिला। उसमें अपन सेंटर से स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बाद जो आउटर कवरिंग है दैट वुड बी ऑफ द प्रोटोप्लाज्मिक शीट। ठीक है, चलो। तो सेंटर में क्या प्रेजेंट है? 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, दे आर नेम्ड एज C1 एंड C2। The C1 and C2 are attached to one another by cross bridges. सारी मार्किंग्स एक साथ करूंगी। तो सेंटर में प्रेजेंट है C1, C2, they are attached with cross bridges. C1 और C2 क्या है? They are microtubules and these microtubules are made up of 13 protofilaments. ये जो microtubules है कितने प्रोटोफिलामेंट्स की बनी है? 13 प्रोटोफिलामेंट्स की बनी है। यहां तक समझ में आ गया? They both are enclosed in a sheath and the sheath is called as the central sheath. They both are enclosed in a sheath and the sheath is called as central sheath. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, मैम इसको C1 इसको C2 लिख दूं? बिल्कुल लिख सकते हो, बट C1 और C2 के बीच में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? C1 जो होगा उसके ऊपर कुछ इस तरीके से प्रोट्रूजन्स निकले हुए होंगे, कुछ स्पोक्स निकली हुई होंगी। तो अपने कन्वीनियंस के लिए जिस सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर स्पोक्स निकली हुई है वो C1 है और जिसके ऊपर नहीं है वो C2 है। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक चमक गया सबको? क्लियर है ये बात? नाउ दिस इज द सेंट्रल अरेंजमेंट 9+2। तो +2 वाला अरेंजमेंट अपन ने यहां पर कंप्लीट कर दिया। अब 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स यहां पेरीफेरी पे प्रेजेंट है। अब ये जो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स पेरीफेरी पे प्रेजेंट है, ये है, एक है ए टाइप की माइक्रोट्यूब्यूल, ए माइक्रोट्यूब्यूल, और बी माइक्रोट्यूब्यूल। ए माइक्रोट्यूब्यूल जो है उसके पास 13 प्रोटोफिलामेंट्स है और बी वाली जो है उसके पास
10 प्रोटोफिलामेंट्स हैं। यहां तक बात चमक गई, यहां तक समझ में आ गया? वाह वाह वाह। करीना बोल रही फाइनली मैम मैं चैट कर सकती हूँ। तू चैट करने आई है करीना या पढ़ने आई है? दीपेश ने भी बल्ब जला दिए, थैंक यू दीपेश। क्लियर? अब देखो, अब देखो यहां पर 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाने अपने को, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो यहां पर अब अपन 9 डबलेट्स अरेंज करेंगे। ठीक है, चलो 9 डबलेट्स बनाना स्टार्ट करें। 9 डबलेट्स का मतलब हो गया अब पेरीफेरी पे 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, डबलेट फॉर्म में प्रेजेंट है ए और बी। अब ए वाला जो है, यहां ध्यान से देखो, ए वाला जो है वो अंदर की तरफ प्रेजेंट है और बी वाला जो है वो बाहर की तरफ। तो पहले सारे अंदर के बना लेते हैं। A1 ए माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ प्रेजेंट है और बी वाला जो है वो बाहर की तरफ प्रेजेंट होगा। सो आई एम फर्स्ट ड्रॉइंग ए माइक्रोट्यूब्यूल, और ए माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो कैसा है, उसके पास 13 प्रोटोफिलामेंट्स प्रेजेंट है। अच्छा ठीक है, अब बनाते हैं बी। यहां तक समझ में आ गया है सबको? सबको क्लियर है? अब बी वाला कैसा है? बी वाला थोड़ा बाहर की तरफ प्रेजेंट है, तो इसको थोड़ा अपन बाहर बना लेंगे। और ये बी वाला कैसा है? इसके पास 10 प्रोटोफिलामेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर है ये बात? मार्किंग सारी एक साथ करूंगी। इज इट क्लियर अप टिल हियर? नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, जो ए माइक्रोट्यूब्यूल है उसके ऊपर 2 आर्म्स बने हुए हैं। जो ए माइक्रोट्यूब्यूल है उसके ऊपर 2 आर्म्स बने हुए हैं, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। जो अंदर की तरफ है वो नॉर्मल ऐसा है और जो बाहर की तरफ है वो एक हुक पैटर्न में प्रेजेंट है। तो सारे ए के ऊपर इस तरह से आर्म्स बना लो, एक नॉर्मल और एक हुक के जैसा। नॉर्मल हुक, नॉर्मल हुक बना लिया यहां तक सबने? सबने बना लिया यहां तक? ठीक है, नाउ दे आर अटैच टू वन अनदर। अब ये जो आर्म्स हैं, ये जो ए से आर्म निकल रहा है, ये नॉर्मल वाला जो अंदर की तरफ प्रेजेंट है, इट इज अटैच्ड टू द बी माइक्रोट्यूब्यूल। इट इज अटैच्ड टू द बी माइक्रोट्यूब्यूल लाइक दिस। तो ज्वाइन करते जाओ, ए टू बी, 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 ए टू बी। क्या यहां तक सबका स्ट्रक्चर इस तरीके से बन गया है? सो दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ योर सीलिया एंड फ्लैजिला। बंगला, yes you would be able to crack NSE-JS. why not? why not? जो स्टूडेंट्स NSE-JS क्रैक करते हैं वो भी तो स्टूडेंट्स ही हैं, आप ही के एज के। what is the difference? there is no difference, so don't get disappointed. why are you self doubting yourself? क्लियर है यहां तक? अब देखो यहां पर एक और चीज बनाएंगे अपन। ए से टूवर्ड्स द सेंट्रल पार्ट इस तरीके से रेडियल स्पोक्स निकली हुई हैं। So this is the structure of your cilia or flagella. This structure is referred to as the 9+2 arrangement. Why? Because 9 microtubules are present in the periphery in doublet pattern and the 2 microtubules are present in the center. क्या ये डायग्राम क्लियर है? अब मैं इसकी मार्किंग्स करूंगी और बताऊंगी इनमें कौन कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज आप मेरे से पूछ लीजिए। एनी डाउट अप टिल हियर? प्रतीक, दीपेश,
अवनी, करीना, सुव्रत तो शायद चला गया है, क्रिश, यहां तक कोई डाउट है? मार्किंग्स कर दे फिर अपन। कलर कौन सा लूं? पूरे टिप्पी टिप्पी टॉप खत्म हो गए यहां पर। व्हाइट कलर से कर दूं मार्किंग्स? चलो, C1 and C2 are central microtubules with 13 protofilaments. Okay? Function of spokes बता रही हूं. This is called as the central sheath. This is called as the central sheath. The blue one is called as A microtubule. The yellow one is called as the B microtubule. These are the arms of A microtubule. This is called as AB. This is called as the AB linker. Purple color is left. कौन सा पर्पल कलर? हो गया सारा. This is the radial spoke. This is the radial spoke. पर्पल कलर हो गया बेटा, कोई भी पार्ट नहीं छूटा है. These are the cross bridges. These are the cross bridges. और इसके बाहर क्या प्रेजेंट होती है? एक शीट प्रेजेंट होती है विच इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्मिक. दिस इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्मिक शीट. दिस इज कॉल्ड एज द प्रोटोप्लाज्मिक शीट. यहां तक सब कुछ समझ में आ गया? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? यहां तक कोई डाउट हो? अब देखते हैं यहां पर कौन कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं. C1, C2 एंड आर्म्स ऑफ A, जो कि एक ऐसा और एक हुक जैसा था. दे आर मेड अप ऑफ डाइनिन प्रोटीन. इस प्रोटीन का नाम क्या है? डाइनिन प्रोटीन. AB लिंकर्स जो हैं, दे आर मेड अप ऑफ अ प्रोटीन विच इज नेक्सिन प्रोटीन. रेडियल स्पोक्स जो है, दे आर मेड अप ऑफ डेंस मटीरियल. ये भी प्रोटीन का है बट इट इज क्वाइट डेंस इन नेचर, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज द डेंस मटीरियल. प्रोटोप्लाज्मिक शीट क्या है? बेसिकली इट इज द कवरिंग. जो सीलिया और फ्लैजिला का पार्ट होता है, जो बेसल पार्ट होता है, जो कि साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड होता है, दैट इज कवर्ड बाय अ प्रोटोप्लाज्मिक शीट. और आगे जाके एक फिलामेंटस पार्ट आ जाता है. ठीक. नाउ हाउ इज दिस एक्चुअली वर्किंग? कैसे वर्क करता है? आपने कार्ट व्हील का पहिया देखा है ना? कार्ट व्हील का पहिया कैसे मूव होता है? उसके यहां पर एक फिलामेंट प्रेजेंट है, एक एक्सिस प्रेजेंट होती है जिससे दो पहिए अटैच्ड होते हैं. जब ये रोटेट करती है तो साथ साथ में पहिए भी रोटेट करने लग जाते हैं. एग्जैक्टली उसी प्रिंसिपल पर ये भी काम करता है. द C1 एंड C2 जो सेंट्रली प्रेजेंट है, जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, जो सेंट्रल शीट के अंदर प्रेजेंट है, दे स्टार्ट टू मूव. और ये जैसे ही जब ये मूव करना स्टार्ट करते हैं तो जो एक्सियल पार्ट है वो जब मूव करता है तो साथ साथ में ये पूरा स्ट्रक्चर एक साथ मूव करता है. व्हेन दे स्टार्ट टू मूव, दीज रेडियल स्पोक्स आर अटैच्ड टू द सेंट्रल शीट. ये जो रेडियल स्पोक्स है ये इस सेंट्रल शीट के काफी पास प्रेजेंट है ना, ये बहुत पास प्रेजेंट होते हैं. तो ये जब रोटेट करता है तो रेडियल स्पोक्स भी इसके साथ अटैच होके मूव करते हैं. दीज रेडियल स्पोक्स आर अल्टीमेटली अटैच्ड टू द A microtubule and A microtubule is attached to the B with the help of AB linker. तो ये पूरा स्ट्रक्चर एक साथ मूव करता है and this is basically responsible for the movement of cilia और flagella. यहां पर ये जो डाइनिन प्रोटीन मैंने आपको बताया है, this dynein protein helps
टू यूज एटीपी, ये एटीपी का ब्रेकडाउन करता है, क्योंकि इस मूवमेंट के लिए आपको एनर्जी चाहिए। तो डाइनिन प्रोटीन बेसिकली एटीपी का ब्रेकडाउन करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा एंड इट विल हेल्प इन द मूवमेंट। ठीक है, मैंने कर दी प्रोटीन वाली स्लाइड, वापस चेक कर लो एक बार आप। ठीक है, क्लियर है दीपेश, अवनी, बंगला, प्रतीक, इज इट क्लियर? अब अगर मैं इस डायग्राम में बात करूं स्टीरियोसीलिया के बारे में, तो स्टीरियोसीलिया मूवमेंट नहीं करता, वो मूवमेंट नहीं करता, तो उस केस में जो अरेंजमेंट होगा, अगर मैं स्टीरियोसीलिया की बात करूं तो वहां पर अरेंजमेंट होगा 9+0। तो ऐसा सीलिया जो मूवमेंट नहीं कर रहा, उसको इन सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, इस सेंट्रल शीथ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वहां पर अरेंजमेंट होगा 9+0। रेस्ट जहां पर भी मूवमेंट हो रहा है, लोकोमोशन हो रहा है, वहां पर अरेंजमेंट होगा 9+2। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या ये चीज समझ में आ गई है? क्लियर है ये? बांग्ला, दीपेश, अवनी, दीपेश आपको रेडियल स्पोक्स का मतलब समझ में आ गया? तो ये बिल्कुल एक कार्ट व्हील के प्रिंसिपल पे काम करता है, ये पहियों के प्रिंसिपल पे काम करता है। अगर ये एक्सिस पार्ट मूव होती है तो पहिए उसके साथ रोटेट करते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही ये सेंट्रल पार्ट जो है ये मूव करना स्टार्ट करता है। और जैसे ही ये मूव करना स्टार्ट करता है, बिकॉज यहां पर भी डाइनिन प्रोटीन प्रेजेंट है, और वो डाइनिन प्रोटीन एनर्जी प्रोड्यूस करवाएगा फॉर इट्स फंक्शनिंग, और जैसे ही ये सेंट्रल पार्ट मूव करेगा, इससे अटैच रेडियल स्पोक्स मूव करेंगी, रेडियल स्पोक्स ए को और ए से बी, और ये पूरा स्ट्रक्चर एक साथ मूव करेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्लियर है? यहां तक सब समझ में आ गया? क्लियर? क्लियर है ये? अब नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल जो अपन पढ़ेंगे इसी के प्रिंसिपल पे, दैट वुड बी सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम इज अगेन अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड cell organelle present only in animal cell. It is absent in plant cell. It helps in the process of cell division. ये सेल डिवीजन के प्रोसेस में मदद करेगा। एनिमल सेल्स में प्रेजेंट है, प्लांट सेल्स के केस में ये एब्सेंट है। ईच सेंट्रोजोम consists of 2 centrioles which are present at 90 degrees to each other, yeah, which are present perpendicular to each other, which are present at 90 degree angle. ठीक है, तो सेंट्रोजोम का जो क्रॉस सेक्शन है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में वील स्टार्ट विद द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सेंट्रोजोम। तो वहां पर भी 9+0 अरेंजमेंट होता है, वहां पर 9 ट्रिपलेट्स प्रेजेंट है, ए, बी और सी, और ए और सी एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, और वहां पर लिंकर्स प्रेजेंट है। वो सारी चीजें अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा है, तो अपने को टाइम लगेगा। अब आते हैं होमवर्क वाले पार्ट पे। सबसे पहला क्वेश्चन था कि लाइसोसोम कैसे बचता है बाय द एक्शन ऑफ एसिडिक एंजाइम। इसका आंसर मुझे अभी तक नहीं मिला। हैव यू रिटन द डिफरेंस बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट एंड व्हाट इज एंडोसिम्बाइन थियरी? सिर्फ दीपेश ने मुझे ये आंसर दिया, इसके अलावा मैं अभी तक आंसर्स का वेट कर रही हूं। ये आंसर्स मुझे कब मिलेंगे आप मुझे जरा बता दो। और एक और चीज मुझे पढ़ाते पढ़ाते एक चीज याद आई, यहां पर एक चीज लिखेंगे राइबोसोम में, इंपॉर्टेंट चीज है, मेरे माइंड से स्लिप हो गई, अब मेंशन कर लीजिए आप इसको यहां पर। द 2 subunits of ribosomes, the 2 subunits of ribosomes are attached
only at the time of protein synthesis in presence of मैग्नीशियम, ठीक है, और मैग्नीशियम का इतना कंसंट्रेशन होगा 0.001 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम जब होगा तब ये दो सब यूनिट्स आपस में जुड़ेंगे। ठीक, इसी में एक पॉइंट और ऐड करना, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम इंक्रीजेस देन अ डाइमर इज फॉर्म्ड। ये पॉइंट मुझसे मिस हो गया, आई एम सो सॉरी, मुझे अभी पढ़ाते पढ़ाते याद आया कि मैंने डाइमर फॉर्म नहीं बताया था। कर लिया तो फिर कमेंट बॉक्स सेक्शन में मुझे इसका आंसर देना, ठीक है, फिर अपन इसको डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुनो, दो सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स जो हैं ये आपस में तब जुड़ेंगे जब यहां पर मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होगा। कितने कंसेंट्रेशन में? 0.001 मोलर कंसेंट्रेशन में जब मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा तो बड़ा सब यूनिट छोटे सब यूनिट से जुड़ जाएगा। बट अगर मैग्नीशियम का कंसेंट्रेशन 0.001 m से ज्यादा होगा तो एक डाइमर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये दो ऐसे जुड़ जाएंगे। सो अ डाइमर इज फॉर्म्ड। ठीक है, सपोज ये 70s है तो ये 50s, ये 30s, ये दोनों जुड़कर क्या बनाएंगे? 100s राइबोसोम बना देंगे। सो दिस इज हाउ अ डाइमर इज फॉर्म। ये एनएससी जेएस में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि डाइमर का फॉर्मेशन कब होता है? जब मैग्नीशियम का कंसेंट्रेशन बढ़ता है। तो ये पॉइंट मेरे माइंड से स्लिप हो गया था। ठीक है, आप आंसर कर देना कमेंट बॉक्स सेक्शन में। अवनी, क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या ये पॉइंट चमक गया सबको? द टू सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स आर अटैच्ड ओनली एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, और वो भी मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में। अगर मैग्नीशियम आयन नहीं होगा तो ये टू सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स नहीं जुड़ेंगे, और अगर ये नहीं जुड़ेंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैग्नीशियम का कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो दो राइबोसोम के यूनिट्स आपस में जुड़ जाएंगे एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ डाइमर। तो दो 70s राइबोसोम्स जब जुड़ते हैं डाइमर बनता है। सो दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 100s राइबोसोम। क्लियर है? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन जब भी मिलेंगे वील टॉक ऑफ सेंट्रोसोम, द क्रॉस सेक्शन ऑफ सेंट्रोसोम। दैट इज क्वाइट इजी, फटाफट हो जाएगा। दैट वुड बी फॉलोड बाय न्यूक्लियस, और अपना सेल चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, जैसे ही सेल चैप्टर खत्म होगा नेक्स्ट क्लास में आई वुड बी डिस्कसिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, किस तरह से क्वेश्चंस का अप्रोच करना है, किस तरह से नेगेटिव मार्किंग को कट डाउन करना है वो, प्लस वी विल डू PYQs। मैं कोशिश करूंगी कि मैं 2016 या 2017 से सेल के जितने भी क्वेश्चंस आज तक पूछे हैं उन सबको कंपाइल कर दूं और अपन देखें कि अपन कितना समझ पाए हैं। जितना मैंने आपको पढ़ाया है, इज दैट सफिशिएंट टू आंसर ऑल द क्वेश्चन दैट वुड बी आस्क्ड इन योर NSC JS? कोई भी डाउट हो, ELP आज आपको मिल जाएगी। आई हैव ऑलरेडी मेड द ELP, आई जस्ट नीड टू डू फ्यू करेक्शंस, और मैं आपको आज सेंड कर दूंगी। ये सारे PDF भी आज मैं भेज दूंगी आपको टेलीग्राम पे, तो वहां से आप ये सारे नोट्स ले लेना। नेक्स्ट क्लास में अपन सेल चैप्टर खत्म कर देंगे बिकॉज सिर्फ न्यूक्लियस बचा है और सेंट्रोसोम का क्रॉस सेक्शन बचा है। सो दैट्स ऑल। आफ्टर दैट वी विल हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन, वी विल प्रोबेबली हैव अ डाउट क्लास ऑल्सो। तो आप सारी चीजें मेरे से पूछ लेना एंड वी विल हैव अ PYQ सेशन अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सेल। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय, टेक केयर, अच्छे से अपना ध्यान रखो, स्टे हाइड्रेटेड। थैंक यू अवनी, थैंक यू निलय। ठीक है, चलो बाय, ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।